Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. So, today we are going to start class 6th history, chapter number 3 from gathering to growing food. So, our chapter starts with the small topic Nenu's lunch. Nenu was eating her favorite food boiled rice, squash, pumpkins, beans, and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin, and beans in the little garden plot at the back of her house. She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? तो ये इस लेसन की शुरुआत होती है नैनो से जो अपना लंच कर रही है, जिसमें वो अपना फेवरेट खाना खा रही है, जिसमें शामिल है बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन, बीन्स और मीट। और ये सब उनकी ग्रैंड मदर ने उनके लिए पकाया है। इसके साथ साथ उनकी ग्रैंड मदर ने स्क्वैश, पम्पकिन और बीन्स अपने छोटे से गार्डन में उगाए हैं, जो कि उनके घर के पीछे है। तो जब वो ये खाना खा रही थी नैनो, तो उसे लगा कि जो हम मध्य प्रदेश गए थे एक स्कूल ट्रिप में, वहाँ का खाना तो यहाँ से बहुत डिफरेंट था। वो तो बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसी था। ऐसा किस लिए होता है? सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। वेरिएशन ऑफ फूड्स, अलग अलग तरह का भोजन। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared. तो आजकल जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे अनाज हो, चाहे दूध हो, चाहे मीट हो, वो सभी या तो प्लांट से आता है जिन्हें हम उगाते हैं, या फिर उन एनिमल्स से आता है जिन्हें कि पाला जाता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग पौधे अलग अलग कंडीशंस में ही उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले। अगर हम देखें, जो राइस होता है उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है कंपैरेटिवली वीट और बार्ले के। दिस एक्सप्लेन वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज़ एंड नॉट इन अदर एरियाज़। और इसीलिए इससे हमें पता लगता है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर तरह की फसल ही क्यों उगाते हैं, दूसरी तरह की क्यों नहीं उगाते। ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हर फसल की, हर क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसा हमने पढ़ा कि राइस को पानी ज़्यादा चाहिए वीट और बार्ले के कंपैरिजन में। इसी तरह बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो ड्राई मौसम में उग जाती हैं, लेकिन कुछ को मौसम थोड़ा ठंडा चाहिए, अदरवाइज़ वो सूख जाती हैं। इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रेफर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अलग अलग एनिमल्स को भी रहने के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट ही पसंद है। फॉर इंस्टेंस शीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजीली दैन कैटल इन ड्राई हिली एनवायरनमेंट। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो शीप और गोट हैं वो ड्राई और हिली एरियाज़ में इजीली सर्वाइव कर पाती है कंपैरेटिवली कैटल्स के। बट एज यू सॉ इन चैप्टर नंबर 2, वुमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो मैन और वुमेन थे वो हमेशा से ही अपना खाना खुद नहीं उगाते थे, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। पहले वो हंटर और गैदरर्स थे, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं कि वो हंटर और गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की तरफ कैसे बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी पर डिपेंड है। द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, किस तरह से फार्मिंग की और एनिमल रियरिंग की शुरुआत हुई। We have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing and so were plants and animals that people used as food. हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि धीरे धीरे मौसम में गर्माइश आने लगी, थोड़ा सी वार्मथ आने लगी, और उसकी वजह से जो ग्रीन एरिया है वर्ल्ड का, जो ग्रास लैंड्स हैं वो इंक्रीज़ हुए। और जैसे जैसे ग्रास लैंड्स इंक्रीज हुए वैसे वैसे उन एनिमल्स की पॉपुलेशन में भी बढ़ोतरी आई जो कि घास पर या ग्रीन पैच पर डिपेंड थे। और जो इंसान उनको फॉलो करते थे वो फॉलो करते करते उन ग्रास लैंड्स तक भी पहुँचे, क्योंकि एनिमल्स कहीं एक जगह रुक के तो खाना खाते नहीं हैं, वो पूरी अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और उस वक्त के जो हंटर्स थे वो भी उनको फॉलो करते करते एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। सो men, women and children probably observed several things. The places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground and new plants sprouted from them.
तो जब वो मैन वुमेन और चिल्ड्रन उनको फॉलो करते करते अलग अलग जगह पहुंचते थे तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी बातें ऑब्ज़र्व की। उन्हें कई चीज़ों के बारे में पता लगा कि किस तरह से जो प्लांट होते हैं उन पर सीड्स अपने आप उगते हैं और किस तरह से वो अपनी छोटे छोटे टहनियों से टूटकर नीचे गिरते हैं और उनमें से किस तरह से दोबारा नए पौधे स्प्राउट होकर बाहर निकलते हैं और फिर दोबारा से वो पकना शुरू होती है फसल। तो जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान से देखा, तब उनमें धीरे धीरे इस चीज़ की एक फीलिंग आई कि क्या ये हम खुद भी कर सकते हैं। Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. तो उन्होंने धीरे धीरे सबसे पहले जो अपने आप फसल उगी हुई थी उन ग्रास लैंड्स में उनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया बर्ड्स से और एनिमल्स से। और उनके जो जितने सीड्स होते थे जब वो पक जाते थे तो उन्हें अपने इस्तेमाल में लेने लगे और उन्हें बचाकर भी रखने लगे। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। और इस तरह से इंसान सबसे पहले किसान बना या सबसे पहले उसने फार्मिंग का एक्सपीरियंस किया। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब जब इंसान ने धीरे धीरे फार्मिंग शुरू करी और अब आपको पता है कि कोई भी एक फसल जब उगती है तो 2-4 दिन में या हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं उगती है, उसमें महीनों लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि साल के आसपास लग जाता है किसी एक फसल को पूरी तरह से तैयार होने के लिए। तो जब वो एक फसल के तैयार होने तक पूरा इंतज़ार करते थे तो जाहिर सी बात है उन्हें तब तक वहाँ एक जगह रहना ही पड़ता था। तो इस तरह से एक इंसान ने एक सेटल्ड लाइफ शुरू की थी। तो उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे शेल्टर्स भी बनाने शुरू किए और जब उन्होंने शेल्टर्स बनाए तो उनके मकान के या कहीं उनके घर के आसपास, उनके शेल्टर के आसपास जो एनिमल्स आते थे वो उनके लिए थोड़ा बहुत खाना छोड़ने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो जो इंसान ने सबसे पहला पशु पाला या कहें सबसे पहले जिस एनिमल की रेयरिंग की इंसान ने, वो डॉग के एंसेस्टर थे, डॉग के पूर्वज थे। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव्ड। और उसके बाद इंसानों ने धीरे धीरे उन एनिमल्स को भी पालना शुरू किया जो कि उनके घरों के आसपास आने लगे या वो जो थोड़े व्यवहार में, थोड़े से बिहेवियर में जेंटल होते थे, ज़्यादा वाइल्ड नहीं होते थे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass। तो इनमें से ज़्यादातर वो एनिमल्स होते थे जो कि ग्रास खाते थे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल और साथ ही पिग। तो वो उनके जो शेल्टर्स थे उनके आसपास जब वो आने लगे तो इंसानों को लगा कि हाँ ये तो थोड़े से फेमिलियर है, थोड़े से जेंटल है और क्योंकि वेजिटेरियन भी हैं तो इन्हें हम अपने पास रख सकते हैं, इन्हें पाल सकते हैं। तो इस तरह से एनिमल रियरिंग की शुरुआत हुई। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स। और इस तरह से जब उन्होंने इन एनिमल्स को पालना शुरू किया तो वो इन्हें दूसरे जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट भी करने लगे क्योंकि अब वो इन्हें अपनी प्रॉपर्टी मानने लगे थे। अब वो इन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने लगे थे, चाहे मिल्क के लिए, चाहे मीट के लिए, चाहे गार्डिंग के लिए, जैसे डॉग को। तो इस तरह से उन्होंने इन एनिमल्स को पालना शुरू किया और इन्हें वाइल्ड एनिमल से बचाना भी शुरू किया और इस तरह से इंसान हर्डर बन गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड? क्या आप इसके अलावा कोई और रीज़न सोच सकते हैं कि सबसे पहले डॉग को ही इंसानों ने टैम क्यों किया, सबसे पहले पाला क्यों, अपने पास क्यों रखा? चलिए सोचते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डोमेस्टिकेशन। In the name given to the process in which people grow plants and look after animals। डोमेस्टिकेशन जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि इंसानों ने किस तरह से प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया और किस तरह से उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे जैसे इंसानों ने प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे जो वाइल्ड प्लांट्स थे या वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे डिफरेंट दिखने लगे, उनसे डिफरेंट पता लगने लगे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। क्योंकि ये सब इसलिए हुआ कि हम वाइल्ड एनिमल्स को या वाइल्ड प्लांट्स को
डोमेस्टिक प्लांट्स और डोमेस्टिक एनिमल्स से अलग अलग छांट कर देख पाते हैं वो इसीलिए हुआ क्योंकि इंसान ने जब उनको पालना शुरू किया एनिमल्स को या प्लांट्स को जब उन्होंने उगाना शुरू किया तो उन्होंने उन प्लांट्स को और एनिमल्स को सिलेक्ट किया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी जाकर प्लांट को उखाड़ा और उसको अपने घर में उगाना शुरू कर दिया या जंगल में गए किसी भी जानवर को लाए और बांध कर अपने बाड़े में खड़ा कर लिया कि आज से हम इसे डोमेस्टिकेट करेंगे। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने उन्हीं प्लांट्स को और उन्हीं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया या पालना शुरू किया जिनमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ bearing the weight of the ripen grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. तो जब उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि उन एनिमल्स में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। इसी तरह उन्होंने जब प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया तो उन्होंने प्लांट्स ने भी ये कुछ चीज़ों का ध्यान में रखा, जैसे कि उन्होंने देखा कि जो उनके दाने थे, वो जो फसल के जो दाने थे, जो ग्रेन थे, उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए। साथ ही उनका जो स्टॉक था, उनका तना इतना मोटा होना चाहिए कि जब वो ग्रेन या वो दाना जब पक जाता है तो उसके वेट को वो संभाल सके। ऐसा ना हो कि उनकी फसल काटने से पहले ही वो सब मिट्टी में झड़ जाए और उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की फसल को या इस तरह के जंगली पौधों को सेलेक्ट किया जिन्हें वो बाद में अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस तरह के प्लांट्स को उन्होंने प्रिजर्व करना और अपने पास रखना शुरू किया। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन इन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। और जब उन्होंने इस तरह के सीड्स को, इस तरह के बीजों को सेलेक्ट करके अपने पास रखना शुरू किया, प्रिजर्व करना शुरू किया और दोबारा उगाना शुरू किया, तब उन्होंने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा कि जब जो नई फसल उगती है उसके जो बीज हैं, जो उसके सीड्स हैं, उनकी क्वालिटी भी बिल्कुल वैसी ही हो जो उनके पास पहले वाले बीजों की थी, उससे डिफरेंट ना हो। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. और अगर हम जानवरों के बारे में देखें तो उन जानवरों को सेलेक्ट किया गया है जो कि थोड़े जेंटल थे और उनकी ब्रीडिंग कराई गई, मतलब उन्हें अपने बाड़े में रखकर उनकी पॉपुलेशन बढ़ने दी गई। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इस तरह से धीरे धीरे जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे या प्लांट्स थे वो वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स के कंपैरिजन में थोड़े डिफरेंट दिखने लगे, थोड़े डिफरेंट हो गए। For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. तो धीरे धीरे ये भी उनमें एक डिफरेंस आना शुरू हुआ कि जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनके जो टीथ थे और उनके हॉर्न्स थे वो वाइल्ड एनिमल्स के कंपैरिजन में छोटे होने लगे और ज़्यादा शार्प नहीं रहने लगे, क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा बड़े और ज़्यादा शार्प टीथ की या हॉर्न की ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड हो गए थे तो उनको ज़्यादातर खाना अपने आप ही मिल जाता था बाड़े में, तो उनको अब ज़्यादा शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो जब इंसान शिकार नहीं करेगा या जिस चीज़ का यूज़ नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तो जब उन्होंने अपने टीथ का या हॉर्न्स का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, जब उन्हें इजीली फूड अवेलेबल था, तो उन टीथ का और हॉर्न्स का साइज़ भी अपने आप धीरे धीरे छोटा हो गया। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। अब सामने दो टीथ के आपको दिए गए हैं, एक पिग दी गई है जिसमें दो टीथ हैं। अब आप खुद देखिए और सोचिए, बताइए कि इनमें से कौन सा एक डोमेस्टिकेटेड पिग का हो सकता है और कौन सा एक वाइल्ड पिग का हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो डोमेस्टिकेशन था, जो पशुपालन था, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, मतलब धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ने वाला प्रोसेस था जो पूरी दुनिया में लगातार चला हुआ था। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्ट में इंसान ने एनिमल्स को पालना शुरू किया और दूसरे पार्ट में भी उसके इक्वलेंट ही सब ने ये पालने एनिमल शुरू कर दिए। तो ठीक है, धीरे धीरे जिसने जहाँ जो सुविधा लगी उस तरह से वहाँ दुनिया के उस एरिया में वो प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई थी। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो हम ऐसा एक अप्रॉक्स मानते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले ये प्रोसेस शुरू हो गया था। Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. तो धीरे धीरे जो हमने चेंजेस देखे या जो आज के टाइम में हम जो भी प्लांट्स खाते हैं या जो एनिमल्स को जिन्हें हम
अपने आसपास रखते हैं वो सारे उसी डोमेस्टिकेशन का रिज़ल्ट हैं। क्योंकि अगर हम उन प्लांट्स को या उन एनिमल्स को नहीं अपने आसपास रहने देते तो वो वाइल्ड ही रहते, वो डोमेस्टिकेट हुए तभी वो आज हमारे फूड श्रृंखला में आज भी हमारे आसपास ही हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। तो जो शुरुआत में सबसे पहले इंसानों ने जो डोमेस्टिकेट करने शुरू किए थे प्लांट्स, जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने, वो कहा जाता है कि व्हीट और बार्ले ही थे। यानी कि सबसे पहले इंसान ने जब फार्मिंग शुरू की तो उन्होंने व्हीट और बार्ले को ही उगाना शुरू किया था। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, सबसे पहला इंसान ने जिसे किया था डोमेस्टिकेट वो डॉग के एंसेस्टर्स थे, लेकिन इसके अलावा शीप और गोट भी इंसान ने उस वक्त पालने धीरे धीरे शुरू कर दिए थे। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी सामने देखिए आपको एक पिक नज़र आ रही है, इसमें है वे इन विच ग्रेन वॉज यूज्ड। तो इसमें है कि हम किस तरह से ग्रेन को या अनाज को किन किन तरीक़ों से हम इस्तेमाल में लाते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें 3-4 स्टेप्स दिए गए हैं, आप धीरे धीरे देखिए। एज सीड, एक बीज के तरीके से, ठीक है ना। जब तक हमारे पास बीज नहीं होगा तब तक हम नई फसल नहीं उगा सकते, ठीक है। तो ग्रेन को एक बीज के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या करते ही हैं। एज़ फूड, खाने के रूप में तो हम करते ही हैं। सीड्स का यूज़ एज़ गिफ्ट, पहले जो अर्लियर पीपल थे वो एज अ गिफ्ट भी दूसरों को अनाज देते थे ताकि वो उनसे अपने यूज़ का कोई सामान ले सकें। हमारा नेक्स्ट है स्टोर्ड फॉर फूड, खाने के एक स्टोर के रूप में या एक इस तरह की चीज़ के रूप में, एक संग्रह के रूप में कि जिसे हम अभी जितना खा सकते खा लेते हैं, बाकी इसको इस्तेमाल करने के लिए फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं ताकि कभी ऐसे हालात हो जब हम उस फसल को नहीं उगा सकते हैं तो हम उस वक्त में इस बचे हुए खाने को खा सकें। तो इस ग्रेन को उन्होंने स्टोरेज के रूप में भी इस्तेमाल करना शुरू किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक नई तरीके की शुरुआत। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। जब आप कोई पौधा उगाते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि उसको उगने में, ग्रो होने में या उसके स्प्राउट्स निकलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। तो इस प्रोसेस में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ दिन लगते हैं और वो पौधा स्प्राउट हो जाता है, उग जाता है। कभी कभार किसी पौधे को उगने में कुछ हफ्ते लगते हैं। कोई पौधा ऐसा है भी है जो कुछ मंथ्स लेता है, लेकिन कई बार ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है और सालों भी लग जाते हैं किसी पौधे को उगने में। When people begin growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened and then the grain had to be used carefully. तो जैसे कि हमने बताया कि इंसान पहले फूड गैदरर था, तो जब उसने फूड ग्रोइंग का प्रोसेस शुरू किया और जब वो फार्मर बना तो उसने जब फसल उगानी शुरू की, अब क्योंकि हमने देखा कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें कई साल भी लग सकते हैं, तो इस तरह से उनको एक जगह पर रहना पड़ा। इंसानों ने एक स्टेबल लाइफ की शुरुआत की अपने, और जब वो एक जगह पर रहे तो उन्होंने अपने प्लांट्स उगाए और उन उगाने के साथ साथ उन्होंने और कौन कौन से काम किए उसमें, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो पौधे अगर हम उगाएंगे तो उनमें पानी भी देना होता है, अदरवाइज़ तो वो सूख जाएंगे। तो उन्होंने उसमें वाटरिंग करनी शुरू की, उनमें वीडिंग मतलब जो खरपतवार हैं, जो एक्स्ट्रा जो ऐसे पौधे हैं, जो घास है जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको निकालना। क्योंकि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पैच पर कोई फसल उगा रहे हैं, अगर उसमें वीड्स बहुत ज़्यादा है, खरपतवार बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़मीन का न्यूट्रिशन है वो हमारे ग्रेन को या हमारी फसल को बहुत कम मिलेगा और जो घास है वो सारा न्यूट्रिशियस वैल्यू उसमें ज़मीन से निकाल लेगी। तो इसलिए वीडिंग करना या उस घास को या खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है फसल के बीच से। तो किसानों ने ये काम शुरू किया कि उन्होंने वाटरिंग के साथ साथ जो वीडिंग थी यानी कि जो खरपतवार थी वो भी निकालना शुरू किया। फिर उसके बाद है ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब जैसे जैसे फसल उगनी शुरू होती है उसमें दाना आने लगता है, उसमें क्रॉप्स के ऊपर
मतलब सीड्स आने लगते हैं तो जाहिर सी बात है बर्ड्स भी आते हैं उन्हें खाने के लिए। और अगर बर्ड्स और एनिमल्स पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो किसान की मेहनत तो पूरी ख़राब होगी। वो दूसरों को थोड़ी ना अपनी फसल ख़राब करने देगा। तो उसने अपनी फसल की रक्षा करनी शुरू की और एनिमल्स को और बर्ड्स को उनसे दूर करना शुरू किया। जितने भी जो पके हुए ग्रेन थे, जो पके हुए दाने थे उनके, अगर मान लो वो कोई और ले जाएगा तो उनकी 1 साल की मेहनत का फ़ायदा क्या फिर। इससे तो फिर वो फूड गैदरर ही ठीक थे, ग्रोइंग पर क्यों आए वो। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और उसके बाद जैसे वो फसल पक जाती थी उसके बाद वो बहुत ध्यान से उसकी कटिंग करते और उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल में लाने लगे। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think to way of storing it. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि जब इंसान ने फूड को उगाना शुरू किया, ग्रेन्स को उगाना शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक पूरा खेत हम अकेले ही खा जाएंगे जितनी भी उसमें फसल हुई है। तो जब उसमें फसल उगती है किसी भी एक पर्टिकुलर पैच में, तो वो इतने अमाउंट की होती है कि उससे कई लोगों का या कई इंसानों का पेट भर सकें हम। तो जब इंसानों ने इस तरह से अपने खेत बनाने शुरू किए और फसल उगानी शुरू की और जब उनको निकालना शुरू किया दानों का, तो वो उनके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा था। अब क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितना उन्हें खाना है उतना उन्होंने खा लिया और बाकी उन्होंने फेंक दिया। तब उनके दिमाग में आया कि किस तरह से हम इस फूड को, इन सीड्स को किस तरह से स्टोर करके रखें ताकि हम इन्हें फ्यूचर में यूज़ भी कर सकें और अगले सीज़न में इनको एज अ सीड भी यूज़ कर सकें, यानी कि नई फसल उगाने के लिए भी हम इन दानों का इस्तेमाल कर सकें। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लोगों को अलग अलग थॉट्स आए और उन्होंने अलग अलग तरीके अनाज को स्टोर करने के निकाले। जैसे कुछ एरियाज़ में उन्होंने क्ले पोट्स बनाए, यानी कि मिट्टी के पोट्स, या जैसे आजकल हम देखते हैं घड़े वगैरह, ठीक है ना, इस तरह के उन्होंने पोट्स बनाने शुरू किए और उसमें उन्होंने अपने अनाज को स्टोर करना शुरू किया। कुछ इलाकों में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने बास्केट्स बनाई, टोकरियाँ बनाई, जो पतली पतली तिनकों से, टहनियों से उन्होंने टोकरियाँ बनाई और उसके अंदर उन्होंने अपने जो सरप्लस अनाज था उसको डालकर स्टोर करना शुरू किया। और कुछ जगह पर हमें इस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं कि उन्होंने ज़मीन में ही गड्ढे खोदे और उसमें उन्होंने उस अनाज को स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके थे उस अनाज को स्टोर करने के लिए, लेकिन अपना सरप्लस अनाज सभी ने बचा के ज़रूर रखा। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पोट्स? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब इंसान ने फार्मिंग शुरू नहीं की थी, जब वो हंटर और गैदरर था, क्या उस वक्त भी वो इस तरह के पोट्स बनाता था? और अगर बनाता था तो उनको इस्तेमाल में कैसे लाता था और कौन कौन से इस्तेमाल में लाता था, किस किस काम में वो उन पोट्स को इस्तेमाल करता था? तो अपने आंसर के लिए आप रीज़न बताइए। तब तक हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। स्टोरिंग एनिमल्स, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में। मतलब इंसान के लिए जो जानवर थे वो एक चलता फिरता, एक तरह से कहीं एक दुकान थी खाने की, जहाँ से उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जैसा कि हम जानते हैं जो एनिमल्स हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ जब उनका ख्याल रखा जाता है तो ना केवल उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है बल्कि वो बहुत सारी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले मिल्क, इसके अलावा मीट भी। तो जब जानवरों की उन्होंने देखभाल करनी शुरू की तो उन्होंने एक तरह से अपने चलते फिरते खाने को तैयार करना शुरू किया, क्योंकि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तब उनसे वो मिल्क ले लेते और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तब वो उनसे मीट ले लेते थे, यानी कि उनको खाने के रूप में, मिल्क के रूप में या मीट के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो ये भी कहा गया है कि जो एनिमल्स थे वो इंसान के लिए एक फूड का स्टोरेज था, एक तरह से स्टोर ऑफ फूड था, क्योंकि अगर इंसान जब खेती कर रहा है तो खेती को तैयार होने में, जो उसमें फसल लगी है उसको तैयार होने में अगर 6 महीने लग रहे हैं, 7 महीने, 8 महीने या साल लग रहा है, तब तक इंसान कुछ खाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भूखा रहेगा। तो इन बिटवीन वो उन एनिमल्स को एज अ फूड इस्तेमाल में लाने लगा, चाहे दूध के रूप में चाहे मीट के रूप में। Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? तो अब आप ये सोचिए कि खाने के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें जानवरों से मिल सकती हैं। What are animals used for today? और आज के टाइम में भी एनिमल्स हमारे कौन कौन से काम करते हैं या इन एनिमल्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं जो हमारे शुरुआती फार्मर्स थे और हर्डर्स थे वो किस तरह के थे। टर्न टू मैप 2 पेज 14 के मैप 2 को दोबारा देखिए एक बार। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लू कलर के स्क्वेयर्स नज़र आएंगे। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो ये हर मार्क है ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को शुरुआती फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस मिले हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और इस तरह के मार्क्स आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे पूरे देश में मिले हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट। इनमें से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानने योग्य हैं, वो है नॉर्थ वेस्ट में। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो कि आज के वक्त में कश्मीर में है। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, इसके अलावा पूर्वी भाग में और साउथ इंडिया में भी आर्कियोलॉजिस्ट को इसी तरह के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। तो ये पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कि यहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे, इसके एविडेंसेस के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने वहाँ पे खुदाई की और उन्हें वहाँ पर कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, जिनसे पता लगता है कि जो उस वक्त वहाँ पर इंसान रहते थे वो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। यहाँ पर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक्साइटिंग एक क्लू मिला है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, वो है कि वहाँ पर जो कुछ ग्रेन जले हुए मिले हैं, उनकी राख मिली है कुछ ग्रेन्स की, जो कुछ अनाज वो उस वक्त खाते थे या यूज़ करते थे, उनके कुछ बर्न पार्ट हमें वहाँ मिले हैं। दीज में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज़। या तो वो गलती से जल गए थे या फिर उन्होंने वो जानबूझकर जलाए थे। जैसे आज के टाइम में भी कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं, जैसे लोहड़ी वगैरह, कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिनमें हम आग जलाते हैं और उनमें जो फसल जब हमारी कटती है तो उसका पहला अनाज उसमें डाला जाता है। तो हो सकता है उन्होंने भी इसी तरह का अपना कुछ फंक्शन किया हो या उनके कुछ रिचुअल्स रहे हो इस तरह के, उसमें उन्होंने उस अनाज को जलाया था या वो एक्सीडेंटली जल गए थे वो अनाज, लेकिन उनके हमें कुछ एविडेंसेस मिले ज़रूर हैं। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent। और जब साइंटिस्ट को उन्हें वो मिले तो उन्होंने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, पता लगा लिया कि वो कौन से ग्रेन हैं, और इससे हमें पता लगता है कि उस वक्त कितनी अलग अलग तरह के ग्रेन्स लोग उगाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। और इसी तरह साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स की बोन्स जो इकट्ठा की हैं, उनसे भी पता लगा है कि वो किस किस तरह के जानवर को उस वक्त पालते थे। लुक एट द टेबल बिलो टू सी वेयर एविडेंस ऑफ ग्रेन एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन फाउंड। नीचे एक टेबल दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखिए कि कहाँ पर उन्हें उन ग्रेन्स के बोन्स की जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं, किन साइट्स पर मिले हैं। तो आइए ये टेबल देखते हैं हम, इसमें ग्रेन एंड बोन्स और उनके साइट्स को के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है वीट, बार्ले, शीप, गोट एंड कैटल। ये मिले हैं हमें मेहरगढ़ में इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, ये मिले हैं हमें कोलाधिवा में इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। राइस कैटल, हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, यहाँ पर ये जो मिले हैं हमें हूफ के मार्क्स मिले हैं क्ले सरफेस आर्कियोलॉजिस्ट को, ये मिले हैं मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। वीड एंड लेंटिल, ये मिले हैं गफक्रल इन प्रेजेंट डे कश्मीर, कश्मीर में ये हमें मिले हैं। वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट एंड बफलो, ये हमें मिले हैं बुरजाहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर में। वीट, ग्रीन ग्रैम, बार्ले, बफलो एंड ऑक्स, इनके एविडेंसेस हमें मिले हैं चिरान में इन प्रेजेंट डे बिहार। इसके बाद आता है मिलेट, कैटल, शीप, गोट एंड पिग, इनके हमें एविडेंसेस मिले हैं हल्लूर इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। इसके अलावा ब्लैक ग्रेम, मिलेट, कैटल, शीप एंड पिग, इनके हमें एविडेंसेस मिले हैं पेयमपाली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। ठीक है, दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। तो इंडिया में जितने भी हमें एविडेंस साइट्स मिली हैं उनमें से कुछ ही हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर हमें ग्रेन और बोन्स के एविडेंसेस मिले हैं हमारे साइंटिस्ट को, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, टुवर्ड्स सेटल्ड लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ शुरुआत। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स
और हाउसेज एट सम साइट्स। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें कई साइट्स पर कुछ इस तरह के निशान मिले हैं कि वहाँ पर लोग पहले हट्स बनाकर या कहीं घर बनाकर रहा करते थे। फॉर इंस्टेंस इन बुरजा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ट पिट हाउसेज विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप लीडिंग इन टू दैम। तो जो बुरजा होम है जो आज के वर्तमान समय में कश्मीर में है, वहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पिट हाउसेज मिले हैं। और पिट हाउसेज वो होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे खोद कर बनाए जाते हैं और उनमें सीढ़ियाँ नीचे की तरफ बनाई जाती हैं जिनके थ्रू उतर कर वो वहाँ पर नीचे रहते थे, जैसे आज के वक्त में बनाए जाते हैं बेसमेंट वगैरह, इस तरह के वो उस वक्त पिट हाउस होते थे जो शायद उन्हें सर्दियों से बचाने के लिए ही इस्तेमाल में वो उनको लाते थे। दीज में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, जैसे मैंने बताया वो सर्दियों में उनको शायद एक अच्छा शेल्टर लगता था, एक अच्छी सुविधा लगती थी उनमें रहने में, तो इसलिए वो अपने लिए वहाँ पिट हाउस बनाते थे। Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoors. तो वहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, हमारे साइंटिस्ट को कुछ इस तरह के पोट्स मिले हैं, अर्थन पोट्स, कुछ मिट्टी के बर्तन इस तरह के मिले हैं जो घरों के अंदर भी मिले हैं और बाहर भी मिले हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है वो मौसम के हिसाब से या तो घर के बाहर खाना बना लेते थे या घर के अंदर बना लेते थे। अगर मान लो वहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है बाहर तो निकल नहीं सकते उस वक्त, तो वो घर के अंदर ही बैठकर खाना बनाते थे। और जब मौसम साफ़ होता था, सही होता था, बाहर आने लायक होता था, तो शायद वो वहाँ पर भी बाहर बैठकर भी खाना बनाते थे। इसलिए जो एविडेंसेस मिले हैं वो बाहर और अंदर दोनों तरफ मिले हैं हमारे साइंटिस्ट को। ड्रॉ अ पिट हाउस, एक पिट हाउस को ड्रॉ कीजिए। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपने एक पेपर लेना है और उस पर एक पिट हाउस को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि हमें बहुत सारे ग्रेन के एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारी बोन्स के एविडेंसेस मिले हैं, जैसे पिट हाउस के एविडेंस मिले हैं, इसी तरह स्टोन टूल्स के भी बहुत सारे एविडेंसेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्योलिथिक। तो जितने भी एविडेंस मिले हैं ये स्टोन टूल्स के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, वो जो हमारे पहले जो अर्लियर टूल्स थे जिन्हें हम पैलियोलिथिक एज में पढ़ चुके हैं उनसे थोड़े डिफरेंट थे, इसलिए इन्हें एक नया नाम दिया गया है न्योलिथिक। ठीक है, तो उस वक्त के स्टोन टूल्स में और इस वक्त के स्टोन टूल्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। दिस इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। तो इस जो अब ये जो टूल्स मिले हैं ये पहले से ज़्यादा फाइन और पहले से ज़्यादा शार्प और डिफ़ाइन किए हुए मिले हैं, जिनका इस्तेमाल या तो वो अनाज को कूटने में या उसको पीसने के लिए करते थे। Mortars and pestles are used for grinding grains even today, several thousand years later. तो इसी तरह जैसे हम देखें कि आज के टाइम में मोटर्स का और पेस्टल्स का इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, जबकि आज तो हम उस वक्त से हज़ारों साल आगे आ चुके हैं। At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made of bones. तो ऐसे इस स्टेज पर भी न्योलिथिक एज में आकर भी लोगों ने पैलियोलिथिक टाइम के जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स थे, वो भी इस्तेमाल वो करते ही थे। ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने एक नई तरह के टूल्स बनाने शुरू कर दिए, मोटर्स और पेस्टल्स बनाने शुरू कर दिया, तो जो पुराने टूल्स थे उन्होंने उन्हें यूज़ करना ही छोड़ दिया, उन्हें इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। ठीक है ना, वो उन टूल्स को भी कंटिन्यू कर रहे थे, उन्हें भी इस्तेमाल में ला रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और फाइन टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। आगे हम देखते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोर्ट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पर हमें अर्थन पोर्ट्स भी मिले हैं, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और इनमें हमें एक नई बात ये देखने को मिली है कि इन बर्तनों को अब उन्होंने डेकोरेट करना शुरू कर दिया था, इन पे हल्का सा कलर वगैरह करना शुरू कर दिया था, और इन बर्तनों को वो अनाज को या खाने को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड। इसके अलावा उन्होंने पोट्स भी इस्तेमाल कर लिए थे, शुरू कर दिए थे इस्तेमाल करने अपना खाना पकाने के लिए। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ये सब चीज़ें पकाने के लिए उन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जो ये सारी चीज़ें आज भी हमारी डाइट में शामिल हैं। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। इसके अलावा उन्होंने कपड़ा बुनना भी शुरू कर दिया था अपने लिए,
और उसके लिए वो अलग अलग तरह का मटेरियल यूज़ करते थे, जैसे कि कॉटन, जिसे अब उन्होंने उगाना शुरू कर दिया था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट सेम वंस? क्या पूरे कॉन्टिनेंट में हर जगह सेम चेंजेस आए थे, एक ही बार में सबने सारे काम करने सीख लिए थे? नॉट क्वाइट, शायद ऐसा नहीं था। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। बहुत सारे एरियाज अभी भी ऐसे थे जहाँ पर सभी इंसान अभी भी फूड की गैदरिंग और हंटिंग कर रहे थे। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और धीरे धीरे कुछ इलाकों में लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग अपनानी शुरू कर दी थी धीरे धीरे, ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। तो इस सारे प्रोसेस में कई हज़ार साल लगे। Besides, in some cases, people try to continue these activities, doing different things during different seasons. और इसके अलावा अलग अलग सीज़न में वो अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करते थे, अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि हर पार्ट में सीज़न अलग होता है, तो हर सीज़न में एक्टिविटी भी अलग होती है। इसी तरह हर पार्ट में भी उन इंसानों की एक्टिविटी अलग अलग होने लगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। उनके और कस्टम्स या प्रैक्टिसेस कौन कौन सी थी, क्या थी? Archaeologists does not tell us directly about these. Scholars have studied and lives of present day farmers who practice simple agriculture. तो आर्कियोलॉजिस्ट हमें ठीक से बता नहीं पाते हैं कि उस वक्त जो स्कॉलर्स थे, उस वक्त जो इंसान काम करते थे, वो जो फार्मर थे, वो किस तरह से काम करते थे, उनकी प्रैक्टिस किस तरह की थी, एग्जैक्टली वो क्या और कैसे काम करते थे। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो भी कुछ हमें बताते हैं वो प्रूफ के अकॉर्डिंग बताते हैं, एविडेंसेस के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो वो हमें उतना ही बता पाते हैं जितने उन्हें एविडेंसेस मिले हैं। दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स। मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। तो उन्होंने इस फार्मर्स के अलावा हमें हर्डर्स के बारे में भी जानकारी दी है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं उनके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि जो ये फार्मर्स थे और जो हर्डर्स थे वो ग्रुप्स में रहते थे, और उन ग्रुप्स को ट्राइब्स बोलते थे, यानी कि कबीले। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल। तो उन्होंने यही कहा है स्कॉलर्स ने, या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, हमारे जितने भी बुद्धिजीव हैं, उन्होंने यही हमें बताया है कि जो ये कस्टम थे, प्रैक्टिसेस थी, ये सभी ट्राइब्स फॉलो करते थे, और हर ट्राइब की ये जो कस्टम थे वो अलग अलग होते थे, और ये शुरुआत से ही उन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं ट्राइब्स के बारे में। यूजुअली 2 और 3 जनरेशन्स लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेजेस। ज़्यादातर छोटी छोटी सेटलमेंट्स होते, छोटे छोटे कबीले होते थे, उनमें 2 या 3 पीढ़ियाँ इकट्ठे रहती थी। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फ्रॉम अ ट्राइब। तो एक फैमिली, जैसे पहले दादा हुए, फिर उनके बच्चे हुए, अगर मान लो एक दादा के 4 बच्चे हुए, फिर उन 4 बच्चों के अलग 10 बच्चे हुए या 15 बच्चे हुए, इस तरह से ये एक पूरा एक ही परिवार होता था, जिससे वो एक छोटा सा ग्रुप बनाकर, एक छोटी सी फैमिली बनाकर रहते थे, और जिसे वो ट्राइब का नाम देते थे, और हर ट्राइब का अपना एक अलग कस्टम भी होता था। मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशंस सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। तो जो एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते थे वो सेम ड्यूटीज़ करते थे, जैसे हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग और फिशिंग, वो सारे काम मिलजुल कर आपस में करते थे। यूजुअली वुमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हर्डिंग, हार्वेस्टिंग ग्रेन। तो जितने भी फार्मिंग के काम हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ करती थी। उसमें चाहे मिट्टी को तैयार करना हो, जैसे पहले खेत की खुदाई करके उसको सॉफ्ट करना है, फिर उसमें बीज बोना है, उनमें पानी डालना है, उनमें जो आए पौधे छोटे छोटे हैं उनकी रक्षा करना है, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग करनी है, मतलब उनकी कटिंग करनी है। ये सारे काम पहले लेडीज़ ही करती थी ज़्यादातर। नॉट इन एवरी ट्राइब बट ज़्यादातर ये एविडेंस मिले कि ज़्यादातर लेडीज़ ही ये काम करती थी। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट दैम। और छोटे छोटे बच्चों की ये ड्यूटी लगा देते थे वो उस वक्त कि आपको बच्चों इन पौधों की रक्षा करनी है, इनकी देखभाल करनी है, और इनको कोई एनिमल या कोई बर्ड डिस्ट्रॉय ना करे, इसका ख्याल रखना है। तो एनिमल्स को और बर्ड्स को दूर रखते थे अपने खेतों से। वुमेन ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन। इसके अलावा लेडीज़ का काम ये भी होता था कि जब वो तैयार हो जाती थी फसल, तो उनके दानों को निकाल कर उनसे हस्क, यानी उनकी वो जो
ऊपर का कवर होता है उसको अलग करना और ग्रेन को निकाल कर अलग करना और उन्हें फिर पीसना, ये सारे काम भी लेडीज़ ही करती थी। Men usually lead large herds of animals in search of pasture. और जो जेंट्स होते थे उनका ज़्यादातर ये काम होता था कि वो बड़े बड़े झुंड को अपने साथ रखते थे एनिमल्स के, और उनकी देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, उनको चारागाह तक लेके जाना और उनको खिला के लाना जंगल में घास वगैरह, ये सारा काम जेंट्स करते थे। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स, कभी कभार ऐसा होता था कि बच्चे भी उन एनिमल्स को बाहर जंगल में घुमाने लेके आते थे, लेकिन जो उनका फ्लॉक होता था वो थोड़ा छोटा होता था, ठीक है। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज़ डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन, और जो गायें और भैंसें जो पालते थे या जो एनिमल्स पालते थे उन सब को धोना, साफ़ करना और उनसे दूध निकालना, ये काम दोनों मिलकर करते थे, मैन भी और वुमेन भी। बोथ मैन एंड वुमेन मेक पोट्स, बास्केट्स, टूल एंड हर्ट्स, और कुछ काम और थे जो वो दोनों मिलकर साथ करते थे, जैसे पोट्स बनाना, बास्केट्स बनाना, टूल्स बनाना या हट्स बनाना रहने के लिए अपने, ये सारे काम भी मैन और वुमेन दोनों मिलकर इकट्ठा करते थे। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, इसके अलावा अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालते थे, जैसे वो सिंगिंग करते थे यानी गाने गाते थे, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स, इसके अलावा डांस करते थे, थक हार के शाम को आते थे तो वो अपना एक छोटा सा डांस या सिंगिंग का प्रोग्राम रखते थे। इसके अलावा वो अपनी हट्स को भी डेकोरेट करते थे ताकि उनकी हट दूसरों डिफरेंट लगे, दूसरों से सुंदर लगे। सम मैन आर रिगार्डेड एज लीडर्स, दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड और यंग, ब्रेव वॉरियर्स और प्रीस्ट्स, तो इनमें से कुछ आदमी ऐसे होते थे जिन्हें कि एक स्पेशल टाइटल मिलता था या एक स्पेशल पोजीशन मिलती थी एक लीडर की तरह। या तो ये होते थे बहुत बुजुर्ग, या फिर ये एक्सपीरियंस्ड होते थे, या फिर ये यंग भी हो सकते थे कभी कभार। अगर ये यंग थे तो वो इसका मतलब वो बहुत बहादुर होते थे, या फिर प्रीस्ट जैसे कि हमारे यहाँ पादरी वगैरह। इस तरह से उनका कुछ स्पेशल उनके अंदर एक क्वालिटी होती थी जिसकी वजह से उन्हें एक लीडरशिप मिलती थी। ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, कुछ जो बुज़ुर्ग औरतें थी उनको भी स्पेशल एक पोजीशन मिलती थी उनकी एज के हिसाब से, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिसकी एज होगी उसे ज़िंदगी का उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो ओल्ड लेडीज़ को भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक स्पेशल पोजीशन मिलती थी। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, म्यूज़िक, स्टोरीज़ एंड पेंटिंग्स, जितने भी ट्राइब्स थे उस वक्त उन सब का अपना एक अलग कल्चर था, और जो कल्चर था वो बहुत रिच और यूनिक होता था। सबका अपना हर कल्चर की या कहीं हर ट्राइब की अपनी लैंग्वेज होती थी, अपना म्यूज़िक होता था, उनको बच्चों को सुनाने के लिए अपनी अलग स्टोरीज़ होती थी, और उनकी पेंटिंग्स भी सबकी अलग अलग होती थी। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस, और हर ट्राइब के अपने अलग भगवान होते थे जिनकी वो पूजा करते थे, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मानते थे। What makes tribes different from many other societies you will be studying about is that land, forests, grasslands and water are regarded as the wealth of the entire tribe and everybody shares the uses these together. जितने भी ट्राइब्स थे वो सारे डिफरेंट थे, उनकी सोसाइटीज़ अलग थी, अलग अलग जगह पर वो रहते थे, तो उन सब में लेकिन एक कॉमन बात ये थी कि जितने भी लैंड थे, फॉरेस्ट थे, ग्रास लैंड थे या वाटर थे, उनको वो बहुत रिगार्ड देते थे, बहुत उन्हें मतलब वो एक तरह से भगवान की दी हुई देन मानते थे, उसे वो अपनी एक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते थे और सबको बराबर शेयर मिलता था उसका। ऐसा नहीं था कि किसी एक को कोई चीज़ ज़्यादा मिल गई और दूसरे को कम मिल गई, तो शेयरिंग उस वक्त उन ट्राइब्स में इक्वल होती थी। देर आर नो शार्प डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इसीलिए उन ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखता था कि कोई एक इंसान बहुत गरीब है और एक बहुत अमीर है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत नज़र आता था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आज के टाइम में जो डिफरेंसेस दिखते हैं हमें अमीरी और गरीबी में, वो उस वक्त के ट्राइब्स में नहीं थे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय मैन इन ट्राइबल सोसाइटीज़, व्हाट डू वुमेन डू। तो अब आपके लिए एक्टिविटी आई है, इसमें आप एक लिस्ट बनाइए कि उस वक्त के जो ट्राइबल मैन थे वो क्या करते थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते थे सोसाइटीज़ में, और इसके अलावा जो वुमेन थी वो भी क्या क्या काम करती थी। आर देयर एनी एक्टिविटीज़ दैट आर डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन, क्या ऐसी कुछ और एक्टिविटीज़ भी थी जिन्हें मैन और वुमेन दोनों मिलकर करते थे। ये आपके लिए एक्टिविटी है, इसे कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। एक क्लोज़र लुक देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में कि वो वहाँ के लोग इंसान कैसे जीते थे, अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो वो क्या करते थे। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2 पेज 14।
This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important route into Iran. तो ये मेहरगढ़ देखिए आप, जो कि बोलन पास के नज़दीक है और एक ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है और एक इम्पॉर्टेंट रूट भी है ईरान जाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पे रहने के लिए। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. तो इस पूरे एरिया में सबसे पहले जहाँ पर लोगों ने बारले और वीट उगाने शुरू किए और साथ ही शीप और गोट को पालना शुरू किया, वो पहली लोकेशन मेहरगढ़ ही आती है इस पूरे एरिया में। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, और ये सबसे पहला विलेज भी है जिसके बारे में हम जानते हैं या हम पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels. तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को अर्लीस्ट लेवल पर बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, जिनसे पता लगता है कि ये लोग बहुत अच्छी तरह से एनिमल रियरिंग करते थे। These included bones of wild animals such as a deer and pig. इसके अलावा उन्हें कुछ वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी यहाँ मिली है, जैसे डियर की और पिग की। इन लेटर लेवल दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। इसके बाद दूसरे लेवल पर उन्हें फिर और बोन्स मिली हैं शीप और गोट की। एंड इन स्टिल लेटर लेवल्स कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन। और उसके अलावा जब उन्होंने अगले लेवल पे खुदाई की तो वहाँ पर उन्हें कैटल्स की बोन्स ज़्यादा मिली बाकियों के कंपैरिजन में, सजेस्टिंग दैट दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल। और इन्हें देखकर हमें पता लगता है कि ज़्यादातर यही सारे जो एनिमल्स थे वो इंसान उस वक्त के अपने आसपास रखा करते थे या उन्हें पाला करते थे। आगे है विलेज। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ विलेज इज़ दैट मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर एंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन। और विलेज का एक सबसे बड़ा हमें खासियत देखने को मिलती है कि वहाँ जो लोग रहते थे वो ज़्यादातर आपस में मिलकर फूड प्रोडक्शन का काम ही करते थे, मतलब फूड प्रोडक्शन में वो एंगेज रहते थे। नेक्स्ट है हमारा अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। अर्लियर और लेटर लेवल्स कौन कौन से होते हैं, जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगता है कि कौन से एनिमल्स पहले उन्होंने पाले और बाद में किस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस की, हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। When archaeologists are digging at an excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? तो जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं किसी साइट पर तो उन्हें कैसे पता लगता है कि ये लेवल फर्स्ट है, ये सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है? उन्हें कैसे पता लगता है कि हाँ इस वक्त कौन से एनिमल पाले जाते थे, दूसरे लेवल पर कौन से एनिमल पाले जाते थे? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन। नीचे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन फ्लैट लैंड। तो एक आप इमेजिन कीजिए कि सबसे पहले लोगों ने एक फ्लैट लैंड पर, एक समतल ज़मीन पर रहना शुरू किया, लेवल 4 यानी कि, ठीक है। ओवर द ईयर्स द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज बिकॉज पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटीरियल एंड जनरली स्टे एंड रिबिल्ड हाउसेज इन द सेम प्लेस। और जैसे जैसे ये यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया, वहाँ पे उन्होंने अपना वेस्ट मटेरियल डालना शुरू किया, सब कुछ सामान छोड़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो जो एरिया था वो राइज हो गया, वो जो सरफेस था वो थोड़ा ऊंचा हो गया, उसके ऊपर लोगों ने फिर घर बना के रहने शुरू कर दिए और इस तरह से वो एक अगले लेवल पर पहुँच गया। आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ माउंड। और धीरे धीरे हज़ारों साल बीतने के बाद ये एक छोटी सी पहाड़ी की तरह इसकी शेप आ गई। सो व्हेन दिस माउंड इज़ डग अप, what is found from the upper layers of the mound is generally from a later time then what is found from the lower layers of the mound which are older। तो जब बाद में खुदाई की जाती है इन लेवल्स की तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगता है कि जो सबसे ऊपर मिला है इसका मतलब वो सबसे पहले का टाइम, हमारे से सबसे नज़दीक का टाइम। और जैसे जैसे अंदर खुदाई करते जाएंगे वो और पुराना और पुराना और पुराना मटेरियल हमें मिलता जाएगा। और इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट हमें बता पाते हैं कि किस वक्त में लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे या कौन से एनिमल पालते थे या क्या करते थे, वो उनकी एक्टिविटीज़ वो इन लेवल्स के देख कर ही बता पाते हैं। दीज अपर एंड लोअर लेवल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज लेवल्स। तो जितने भी अपर और लोअर लेयर्स हैं उन्हें हम लेवल्स के रूप में प्रेफर करते हैं। लुक एट लेयर्स 2 and 3, विच डू यू थिंक इज़ द अर्लियर लेवल। अब 2 और 3 लेवल को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों में से अर्लियर यानी कि पहले की लेयर कौन सी होगी। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। इसके अलावा हमें मेहरगढ़ में कुछ और भी देखने को मिला है, जैसे कि वहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हाउसेज देखने को मिले हैं। साइड में पिक दी गई है, आप ध्यान से देखिए इसे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो हो सकता है इनमें से कुछ को वो स्टोरेज के रूप में या स्टोर हाउस के रूप में भी इस्तेमाल में लाते थे।
When people die, their relatives and friends जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। तो मेहरगढ़ में एक ये भी हमें चीज़ देखने को मिली है कि जब वो कोई वहाँ पर इंसान मर जाता था वो उसे बहुत इज्जत देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो उन लोगों का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद वो किसी और रेल्म में चला जाता है, किसी और आयाम में चला जाता है जहाँ उसे एक नई ज़िंदगी मिलती है, यानी कि हम मौत इंसान की कभी नहीं होती। बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। सिर्फ इंसान को दफनाना एक अरेंजमेंट है उसे इस जीवन से दूसरे जीवन तक पहुँचाने के लिए। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन एट मेहरगढ़। तो हमें मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरिड विद गोट विच वर प्रोबेबली मींट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो इसमें से हमें एक बरियल साइट देखिए नीचे दी हुई है, इसमें आप ध्यान से देखिए। इसमें एक दिखाया गया एक मैन है जिसकी डेड बॉडी है, उसके साथ कुछ गोट्स की डेड बॉडी भी है। इसका मतलब उन्हें उन गोट्स को इंसान के साथ ही दबा दिया गया था, दफना दिया गया था, ये सोचकर कि जब वो अपने अगले जन्म में जाए, अपने अगले जीवन में जाए तो उसको जाते ही एकदम से अगर भूख लगेगी तो उसके पास कुछ तो हो खाने के लिए, उसे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उसके पास कुछ तो हो। तो इसलिए उन चीज़ों को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक लाइक। यहाँ एक पिक दी गई है, उसे देखिए। शायद उस वक्त मेहरगढ़ में इस तरह के घर होते थे। इन वट वे इन दिस हाउस सिमिलर टू वन ऑफ इन विच यू लिव। एक बार कंपैरिजन कीजिए कि आप जिस घर में रहते हैं उसमें और इसमें क्या कोई सिमिलैरिटीज़ हैं। आगे हमारा आता है अ क्लोजर लुक, दाउजली हेडिंग। अब हम दाउजली हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। फाइंड दाउजली हेडिंग ऑन मैप टू पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर जो मैप दिया गया है वो मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है, उसमें फिर से देखिए कि दाउजली कहाँ पर है। दिस इज़ अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली। ये ब्रह्मपुत्रा वैली के पास एक हिल है छोटी सी जहाँ पर ये जगह है। क्लोज टू रूट लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। और ये म्यांमार और चाइना को जाने वाले रूट के आसपास है। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं जिनमें मोटर्स और पेस्टल भी शामिल हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। इन चीज़ों को देखकर हमें पता लगता है कि उस वक्त लोग अनाज उगाते थे और इनसे खाना भी अपना वो प्रिपेयर करते थे, तैयार करते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड जेड, अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। यहाँ पर एक जेड टाइप का एक स्टोन मिलता है जो बहुत शाइनिंग स्टोन होता था, जो जिसे देखकर लगता है कि वो शायद इस स्टोन को चाइना से लेकर आते थे। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड, एंशिएंट वुड दैट आर हार्डन इनटू स्टोन एंड पोट्री। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे टूल्स भी मिले हैं, ऐसे कुछ पोट्रीज भी मिली हैं जो फॉसिल वुड से बनाते थे। ऐसी वुड जो कि एंशिएंट टाइम में मिलती थी और जो हज़ारों साल तक ज़मीन में दबे रहने के बाद फॉसिल बन गई थी। एल्सवेयर में हम पढ़ते हैं टर्की के बारे में। फाइंड टर्की इन योर एटलस। अपनी एटलस में टर्की को एक बार देखिए कहाँ पे है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिक साइट्स कैटल हुयोक वॉज फाउंड इन टर्की। एक बहुत ही फेमस न्योलिथिक साइट है जो कि हमें टर्की के एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलती है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि वो शायद अलग अलग जगहों से दूर दूर से यहाँ पर लेकर आए थे। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, जो फ्लिंट है वो शायद सीरिया से लेकर आए होंगे। काउ राइस फ्रॉम रेड सी, शायद रेड सी से वो काउ राइस लेकर आएंगे। शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, वहाँ पर कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं शेल्स के, वो शायद उनको मेडिटेरेनियन सी से लेकर आए थे। एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, और उन्होंने उन सारी चीज़ों का वहाँ पर अपने उस लोकेशन में इस्तेमाल किया था। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, यहाँ पर कोई भी किसी भी कार्ट के, किसी भी साधन के इस तरह के हमें एविडेंस नहीं मिलते कि वो इंसान किसी कार्ट पर रखकर अपने सामान को कैरी करते थे। क्योंकि हो सकता है जब कार्ट के हमें एविडेंस नहीं मिले तो ये भी पॉसिबल है कि या तो उस सामान को वो खुद कैरी करते थे उठाकर, या कि अपने एनिमल्स पर, उनकी पीठ पर उस सामान को लाद कर वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे। व्हाट डू यू थिंक काउ राइस एंड शेल वुड हैव बीन यूज्ड फॉर। अब आप एक ये एक्टिविटी फिर से आ गई आपके लिए कि आप सोचिए कि जो शेल्स थे या जो काउ राइस थे वो उन्हें किस चीज़ में या अपने किस काम के लिए इस्तेमाल में लाते थे।
नेक्स्ट है इमेजिन, ये आपकी इमेजिनेशन की एक्टिविटी है। यू आर इन चार्ज ऑफ अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड हैव टू डिसाइड व्हाट फूड क्रॉप टू ग्रो। आपके पास एक छोटा सा लैंड फॉर्म है, आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें क्या उगाना है। व्हाट आर द प्लांट्स यू वुड चूज़, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपने उस छोटे से पैच पर उगाने के लिए कौन से प्लांट लेने हैं, कौन से प्लांट्स को चूज़ करना है। वेयर वुड यू गेट द सीड्स फ्रॉम, उसके बाद उसका आपने बीज कहाँ से लेना है, क्योंकि बिना बीज के आप उगाएंगे कैसे, आपको बीज भी तो आपके पास होना चाहिए ना। हाउ वुड यू प्लांट दैम, उसके बाद आपने ये सोचना है कि आपने उस बीज अगर आपको मिल गए हैं तो उसको कैसे उगाना है। हाउ वुड यू लुक आफ्टर योर प्लांट्स, उसके बाद आपने उन पौधों की कैसे देखभाल करनी है। एंड व्हेन वुड दे बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, और ये भी सोचना है कि वो किस वक्त हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, किस वक्त आपकी फसल तैयार हो जाएगी काटने के लिए। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपने करनी है। इमेजिन कीजिए कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे, और इस इमेजिनेशन के साथ ही हमारे आज का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।